बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंसूर अहमद। आज आपके इस कोर्स का 27वां लेक्चर है। हस्ब साबिक हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन से टॉपिक्स कवर किए। तो रिकॉल, समरी रिकॉल में हमारे पास है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जनाब सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया कि उसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसमें। इसमें फिर हमने देखा जी कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो उसमें जो एफ ऑफ टी या नॉन जीरो टर्म्स हैं विच आर फंक्शंस ऑफ टी, अगर वो प्रेजेंट हैं तो हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस है सिस्टम। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या कहेंगे जी कि वो होमोजीनियस है सिस्टम। इसके बाद हमने एक बात सीखी कि सिंगल हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंगल है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा कि उसको हम सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर उसके लिए हमने पहले nth ऑर्डर इक्वेशन को कन्वर्ट करना सीखा, फिर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स किए जिसमें थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को भी कन्वर्ट किया और सेकंड ऑर्डर को भी। इस तरह से ये चीज हमने सीखी। ये बात थी सिंगल इक्वेशन के लिए। उसके बाद हमने क्या किया जनाब कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हो और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, उस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी हम जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और याद रहे कि हमने इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं इसको कहा जी कैनोनिकल फॉर्म होती है। प्रीवियस इसमें भी नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं उसको, और इसमें भी नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म लिखना हमने सीखी। इसमें फिर हमने एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ी, डीजेनरेट सिस्टम, कि अगर हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और कब नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास हायर एस्ट ऑर्डर टर्म जो है या हायर एस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म जो है वो रिटेन ना करे, वो गायब हो जाए, तो हम कहते हैं जी कि ऐसे सिस्टम को हम नॉर्मल फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो सिस्टम है ऑफ इक्वेशन है वो कहेंगे डीजेनरेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। फिर हमने जनाब मुख्तसरन बात की मैट्रिक्स नोटेशन पे कि हम सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं। और उस मैट्रिक्स नोटेशन की मदद से फिर हमने सॉल्यूशन वेक्टर का कांसेप्ट पढ़ा। और सॉल्यूशन वेक्टर क्या होता है कि वो जो वेक्टर के एंट्रीज हैं उसे हमने वेक्टर की जो कंपोनेंट्स हैं उसके, वो अगर सारी इक्वेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो तो हम कहते हैं कि वो जो वेक्टर है वो सॉल्यूशन वेक्टर है उस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो ये मुख्तसरन हमने रिव्यू किया कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी चीजें डिस्कस की थी। तो देखते हैं जनाब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं जी कि जैसे हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात की थी फॉर सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इस तरह हम सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का कांसेप्ट मौजूद है। तो ये एनालॉगस है उसी कांसेप्ट के, जिस पैटर्न पे वो कांसेप्ट चलता है उसी पैटर्न पे ये कांसेप्ट हमारा चलेगा। तो आपको पता है हम कहते हैं जी कि लेट टी नॉट डिनोट एनी पॉइंट इन सम इंटरवल आई एंड एक्स टी नॉट, यानी ये जो हमने देखें प्रीवियस लेक्चर में हमने ये एक नोटेशन जो पढ़ी थी, दिस वाज द सॉल्यूशन वेक्टर x1 x2 सो ऑन xn, ठीक है ना, ये हमने कहा था। अब ये जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 xn, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स टी नॉट, इसका मतलब क्या है कि हम अब इस जो वेक्टर सॉल्यूशन वेक्टर है या जो हमारा
अननोन्स का वेक्टर है, इसकी वैल्यूज हम फाइंड करना चाह रहे हैं या इसकी वैल्यूज दी गई हैं हमें एट सम टाइम टी नॉट, तो इसको डिनोट किया जा रहा है यूं, एक्स टी नॉट इज इक्वल टू ये वेक्टर के कंपोनेंट x1 टी नॉट यानी वैल्यू ऑफ x1 एट टी नॉट, वैल्यू ऑफ x2 एट टी नॉट एंड सो ऑन, वैल्यू ऑफ xn एट टी नॉट इज x नॉट। इसको क्या कहा जाएगा जी, x नॉट इज इक्वल टू गामा 1 गामा 2 एंड गामा n। क्या मतलब कि इसकी वैल्यू जो है ना, x1 की वैल्यू एट टी नॉट इज गामा 1, x2 की वैल्यू एट टी नॉट इज गामा 2, इस तरह से है। ठीक है, ये गोया इनिशियल कंडीशंस हैं सारी, है ना, गामा 2 एंड सो ऑन, xn टी नॉट इज इक्वल टू गामा n। ठीक है जी, तो गामा i where i varies from 1 to n are the given constants. Then the problem of solving the system of differential equations subject to the initial conditions x t naught is equal to x naught is called an initial value problem on the interval I. तो हमने जब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी तो हमारी इस तरह की इक्वेशन होती थी ना, dy by dx is equal to f of x y and this was, बल्कि इसे मैं t क्या लेता हूं आपकी आसानी के लिए, इसे कहेंगे ty। ठीक है, तो क्या था जी कि हम कहते हैं जी y at t नॉट इज इक्वल टू, सपोज हम कहते हैं y नॉट, तो ये देखें हम कहते हैं दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। ठीक है, अच्छा अब जनाब यहां भी बिल्कुल वही बात है, अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, ये सिस्टम के, तो इसे क्या कहते हैं जी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द इंटरवल या ऑन द इंटरवल I। अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस तरह का सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया, इसकी हमने कैनोनिकल फॉर्म भी लिखना सीखी और इसकी वेक्टर जो है हमने फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस तरह से हैंडल करते हैं टू राइट डाउन द कैनोनिकल फॉर्म, ये चीज हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहां पीआईजे आपको याद होगा कि ये पोलिनोमियल्स हैं in the differential operator D form। ओके जनाब, अब जनाब बात यह है कि जब हमने पहले भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात की थी तो फिर हमने उसकी एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की बात की थी, तो बिल्कुल वो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम के नाम से हमने थ्योरम पढ़ा था, बिल्कुल वही थ्योरम या उसी तरह का थ्योरम जो है यहां मौजूद है फॉर द सिस्टम ऑफ जो है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो क्या है जी ये, कहते हैं सपोज दैट द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस ए टी एंड एफ ऑफ टी इन द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके कि हम सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस तरह से मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। तो अब कह रहे हैं जी कि सपोज दैट द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस AT and f of t in the system of differential equations, this being considered in the above mentioned initial value problem। previous page पे जो हमने initial value problem consider की, ये उसका system of differential equation है, ये matrix form है। और ये कहते हैं ये जो है ना, इसमें जितने जो matrices हैं, इसकी entries जो हैं वो basically कह रहे हैं continuous हैं सारी, are continuous functions on a common interval I that contains the point t naught, यानी वो I जो t naught है वो I इंटरवल के अंदर, पॉइंट t naught I इंटरवल में है। तो अब फिर मैं बात करता हूं कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं इनके अंदर यकीनन हमारे पास फंक्शंस हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये फंक्शंस जो हैं क्या हों, कंटिन्यूस हों, किस पे, एक इंटरवल आई पे जिसमें ये पॉइंट टी नॉट मौजूद है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑन द इंटरवल आई। तो बस कंडीशन एक ही है,
क्या कि जो हमारे पास फंक्शंस हैं या एंट्रीज हैं ए टी और एफ ऑफ टी की, यानी जो वो नॉन जीरो फंक्शंस हैं एफ ऑफ टी, वो भी कंटिन्यूअस हों और ए एफ टी के जो कोफिशिएंट्स हैं या उसकी जो एंट्रीज हैं वो भी अगर कंटिन्यूअस हैं और उस इंटरवल आई पे, तो फिर उस इंटरवल आई पे हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। तो गोया शर्त एक हुई कि कंटिन्यूटी ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस ए टी एंड एफ ऑफ टी। तो ये इस कंडीशन के तहत उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। किसका? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। अब जनाब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम पहले भी देख चुके हैं और ये होमोजेनियस सिस्टम के लिए हुआ करता है। ठीक है जी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है जी? कि सपोज दैट x1 x2 xn बी ए सेट ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर्स ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ दिस फॉर्म। कोई होमोजेनियस सिस्टम है, इसमें एफएफटी गायब हो गया। होमोजेनियस सिस्टम के लिए होता है सुपरपोजिशन। जब आप सिंगल लोड डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं तब भी ऐसा है, और जब सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं तब भी ऐसा है। ऑन एन इंटरवल आई, then the principle of superposition states that the linear combination x is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus so on plus ck xk, where I is equal to 1 to k being arbitrary constant is also a solution of the system on the same interval। ठीक हो गया जी? कि अगर हमारे पास ये जो है x1 x2 xn जो है ये सॉल्यूशन वेक्टर्स हैं किसके? इस सिस्टम के, तो फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। नोट है जी, एन इमीडिएट consequence of the principle of superposition is that a constant multiple of any solution vector of a homogeneous system of first order linear differential equation is also a solution of the system। तो इससे सीधा सीधा एक रिजल्ट जो सामने आ जाता है, या हमारे जो एक सीधी सी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, वो क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन वेक्टर, ये किसका? होमोजेनियस सिस्टम का, उसका कांस्टेंट मल्टीपल हो तो वो भी सॉल्यूशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन है किसी सिस्टम का x1 x2 सो ऑन xn, तो अब cx भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब है cx क्या होगा? cx1 cx2 एंड cxn, ये भी उस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। ठीक, यहां से जो इमीडिएटर फौरी हमें रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है ये होमोजेनियस सिस्टम के लिए हमेशा होता है। ठीक है जी। तो फिर क्या है जी कि अगर हमारे पास x1 x2 xn जो हैं वो सेट ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर्स हैं, यानी ये सारे वेक्टर्स हैं, ये वाले जो हैं ये सॉल्यूशन वेक्टर्स हैं, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उस होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन वेक्टर होगा। वो भी यकीनन एक वेक्टर होगा जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक हो गया जी। अब जनाब हमारे पास पहली एग्जांपल है, इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम। ये है जी। इसके बाद हम कहते हैं कि आल्सो कंसीडर द सॉल्यूशन वेक्टर x1 ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, हम कहते हैं जी ये x1 इसका एक सॉल्यूशन वेक्टर है किसका? इस सिस्टम का। ओके, फॉर एनी कांस्टेंट c1 द वेक्टर x इज इक्वल टू c1 x1 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। अभी हमने चूंकि पढ़ा कि उसका कांस्टेंट मल्टीपल जो है वो भी सॉल्यूशन होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या लिख रहे हैं जी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू c1 dx by dt इज इक्वल टू c1। गोया हम इसका देखें ना, जैसे अब पहले हम करते होते हैं तो क्या करते थे, जब सॉल्यूशन वेरीफाई करना होता है तो उसका डेरिवेटिव लेते थे, डेरिवेटिव भी पुट करते हैं, जितने ऑर्डर के डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं वो भी, और y ओरिजिनल जो भी होता था वो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो देन फाइन, हम कहते हैं जी
तो असल में ये जो सिस्टम है ये इस तरह का है, dx/dt एंड a ऑफ x है, ये शक्ल है इस सिस्टम की। तो इसमें जनाब अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, dx/dt। हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने कहा है ना x इज इक्वल टू c1 x1, इसको तो सोल्यूशन मान लिया है ना, ये सोल्यूशन है। अब वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि उसका कांस्टेंट मल्टीपल भी इसका सोल्यूशन है, तो वो x को, अब लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, dx/dt वो ये होगा c1 dx/dt, ये होगा जी c1। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ले लिया, किसका, x का। c1 तो कॉमन है ना, उसका डेरिवेटिव साथ ही, यानी c1 इसी तरह लिखा जाएगा। अब जनाब इसका डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और इधर देखिए तो ये 1/2 cos t प्लस 1/2 साइन टी, और फिर ये हमारे पास आ गया। असल में ना ये देखें वो तरतीब वही है, ये इसका डेरिवेटिव क्या होना है, प्लस साइन टी, वो बाद में लिख दिया है, और इसका डेरिवेटिव क्या होना है, कॉज, लिहाजा वो पहले लिख दिया, फर्क इतना ही है। ये जनाब क्या होगा, माइनस कॉज टी, वो पहले लिख दिया है, और इस कॉज का डेरिवेटिव होगा साइन टी, वो इधर लिख दिया है, क्योंकि माइनस साइन होगा ना तो वो इसको प्लस बना देगा, लिहाजा तो डेरिवेटिव अपनी जगह ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, और आप देख सकें, वेरीफाई कर सकेंगे बड़े आराम से कि ये डेरिवेटिव इसी टर्म का है। ओके जी, डेरिवेटिव ले लिया dx/dt। अब हम क्या कहते हैं जी, a इंटू एक्स, राइट साइड है ना हमारी, ये कैलकुलेट करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो बस ठीक है, फिर सिस्टम हमारे पास सेम है। a x इज इक्वल टू c1 इंटू, हम किसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, x को, तो x यही था ना c1 इंटू, ठीक है। तो ये जनाब हमने, ये a आ गया और ये हमारे पास c इंटू ये x वाली टर्म आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये असल में ये कॉलम ए, इसमें एक ही एंट्री है, ठीक है, इसका ये कॉलम वेक्टर है बेसिकली। तो देखें इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास। मैं एक टर्म आपके लिए लिखता हूं ताकि आपको ना बात समझ आ जाए कैसे होगा। ये 1 0 1 है ना, तो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा cos ऑफ t, ठीक हो गया जी। आगे 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस 0। आगे ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस cos ऑफ t और माइनस साइन ऑफ t, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। अब आप देखिए तो ये cos और ये cos कैंसल, और ये देखें माइनस साइन ऑफ t आ जाएगा। इसी तरह अब आप इस कॉलम को लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, या इस रो को इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ये पकड़ते हैं इसको, इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, दिस वुड बी cos ऑफ t, और ये माइनस हाफ cos ऑफ t और प्लस हाफ साइन ऑफ t, ठीक है ना। ये 1 cos से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, और ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ओके। फिर जनाब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो खत्म हो गया। यहां देखें cos और ये दोनों ऐड हो, ये 1 है, माइनस 1/2 पॉजिटिव 1/2 ये आ गया, और इसी तरह ये हाफ साइन, ये देखें इसी तरह तीसरी बात भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये आ गया। तो अब आप गौर कीजिए dx/dt हमने क्या फाइंड किया था, वो भी यही था, देख लीजिए, देखें साइन टी हाफ cos t प्लस हाफ साइन माइनस cos प्लस साइन t, सही है ना। तो इसका मतलब जब हमने dx/dt फाइंड किया तो ये आया, और जब a इंटू एक्स फाइंड किया तो ये, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब है x जो है which is actually c1x, which is the constant multiple of the solution of the homogeneous system of differential equations, इसका मतलब है ये भी solution है। Hence the vector c1x1 is also solution vector of the homogeneous system of differential equations। क्लियर है जी। तो उम्मीद है आपको ये जो है कैसे वेरीफाई करते हैं सॉल्यूशन
सिस्टम ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की सूरत में, ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं जनाब, एग्जाम्पल 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम which has been considered in the previous example. हम कहते हैं we know from the previous example that the vector x1 is the solution of the system, और वो x1 वेक्टर ये था। अब कह रहे हैं जी कि if x2 is this 0 e raised by t and 0, this implies x2 dash is this। इसका डेरिवेटिव ये हो गया जी, ठीक। अब ax2 यानी ये हमने बेसिकली क्या फाइंड कर लिया जी, ये बेसिकली हमने ना dx2 by dt फाइंड किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ax2 फाइंड किया तो वो भी यही आया, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0 et और 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ax2 इज इक्वल टू x2 डैश। इसका मतलब है क्या हुआ, अभी हमने किया तो ये चीज शो कर रही है कि x2 इसका सॉल्यूशन है, ठीक हो गया जी। हेंस द वेक्टर x2 इज सॉल्यूशन वेक्टर ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। वी कैन वेरीफाई दैट द फॉलोइंग वेक्टर इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। क्या सॉल्यूशन, x यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, x1 और x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। तो ये वेरीफाई किया जा सकता है, तो आपने वेरीफाई करेंगे, क्यों जी, वेरीफाई करिए जी। आप वेरीफाई करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, नथिंग एल्स। क्या करोगे, इसका dx by dt फाइंड कर लोगे, ठीक है। फिर आप ax फाइंड कर लोगे, यानी इसको वो हम जानते हैं ax इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई क्या आता है ये आपको पता है प्रीवियस रिजल्ट से। तो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट इज देयर, आपको जस्ट वेरीफाई करना है। तो इसको आपने वेरीफाई करना है कि वाकयातन ये x जो है विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस x1 एंड x2 इज आल्सो a solution of the homogeneous system of equations। ठीक हो गया जी जनाब। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीनियर डिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर। तो आपने ये कॉन्सेप्ट सिंगल इक्वेशन के लिए भी पढ़ा हुआ है कि लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, और आपको याद होगा कि हम ये काम जो है किससे करते थे, रॉन्स्कियन से करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह का रॉन्स्कियन यहाँ भी इंट्रोड्यूस होगा, इसकी और उसकी शक्ल में थोड़ा फर्क है, हम अभी देखेंगे। तो होमोजीनियस और जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस ऑफ द सॉल्यूशन वेक्टर। पहले क्या है, पहले हमारे पास सिंगल इक्वेशन, उसमें सॉल्यूशंस की लीनियर इंडिपेंडेंस है, अब सॉल्यूशन वेक्टर्स की लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस है। तो देखते हैं जनाब कैसे होता है ये। कह रहे हैं जी कि लेट x1 x2 x3 एंड xk बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर्स, दीज आर आवर वेक्टर्स एक्चुअली on an interval I of the homogeneous system of differential equations. This we say that the set is linearly dependent on I if there exist constants c1 c2 c3 ck not all zero such that x of t c1 x1 t plus c2 x2 t plus so on ck x k t is equal to 0 for all t belonging to I। हम जानते हैं डेफिनेशन वही है। अब यहां ये वेक्टर्स हैं बेसिकली, तो अगर देखें ना तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनता है फिर, जिसको सॉल्व करके ये चीजें देखी जा सकती है। हाउएवर यहां जनाब जो है स्पेशल नोट है, देखते हैं। हाँ, मैं दोबारा जरा बात इसको रिपीट कर लूं कि अगर ये c1 c2 सारे के सारे जीरो ना हो तो क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये सब के सब जीरो हो कांस्टेंट्स तो फिर क्या कहते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, ये क्या है जी, हमारे पास नोट ये है कि एनी टू सॉल्यूशन वेक्टर्स x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ
one of the two vectors is a constant multiple of the other. ये हम पहले भी बात कर चुके, जब सिंगल इक्वेशन के दो वेक्टर्स हो ना अगर हमारे पास, तो उनकी लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चेक करनी हो तो सीधी सादा सी बात है, उसके लिए कोई लंबे चौड़े कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, या सिर्फ इतना देखना होता है क्या वो दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है। अगर वो मल्टीपल हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर मल्टीपल नहीं है तो इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ दो वेक्टर्स जब हो ना उस वक्त ये रूल वर्क करता है, या उस वक्त हम इस रूल को इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर k greater than 2, if the set of k solution vectors is linearly dependent, then we can express at least one of the solution vectors as a linear combination of the remaining vector. ये भी अब लीनियर अलजेब्रा से एक रिजल्ट है, उसकी मदद से ये बात की गई है कि अगर हमारे पास वो k वेक्टर्स हों, k अब ग्रेटर देन 2 है, यानी दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं और वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो फिर हम किसी एक वेक्टर्स को रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये लीनियर डिपेंडेंस में ये रिजल्ट भी यूज होता है। ओके जनाब, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ द सॉल्यूशन वेक्टर्स। Suppose x1, x2, xk is the set of solution vectors on the interval I of the homogeneous system of differential equation, then the set of solution vectors is said to be linearly independent. पीछे हम dependent की बात कर रहे थे, अब independent की बात करें। If it is not linearly dependent on the interval, this means that x of t is equal to c1 x1t plus c2 x2t plus 1 ck kt is equal to 0 only when each ci is 0। अभी बात हो चुकी, तो यही बात कि अगर ये तमाम कांस्टेंट 0 हो तो फिर हम कहते हैं ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर नॉन जीरो हो तो फिर डिपेंडेंट है। जनाब, हम अब एक और एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास ये दो सेट ऑफ या वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, और जनाब ये दो वेक्टर्स जो हैं इनका हमने डेरिवेटिव्स ले लिए। ये हमारे पास असल में एक सिस्टम, बेसिकली ना ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, dx by dt दिस इज इक्वल टू ax, वेयर a इज क्या है जी, इसमें ये सिस्टम है, यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है, ठीक है जी। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि ये जो x1 x2 क्या ये जो है हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो वो वेरीफाई करने का वही तरीका पुराना जो हम देख रहे हैं अभी इस लेक्चर में, वो क्या है जी कि हमने पहले इनके डेरिवेटिव ले लिए, तो वो क्या बना, ये सेट ऑफ वेक्टर 3 e raised per t dx2 इज इक्वल टू ये इनके डेरिवेटिव हो गए। अब a इंटू x1 मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 3 e raised per t, तो ये तो एक्चुअली देखें ये दोनों इक्वल हैं, ये dx1 by dt के इक्वल है। इसी तरह जब हमने a इंटू x2 किया तो हमारे पास क्या मिला, हमें ये मिल गया जनाब माइनस e raised per minus t माइनस e raised per minus t एंड दिस इज dx2 by dt। ठीक हो गया, तो ये भी देखें ये dx2 by dt के इक्वल था। इसका मतलब है x1 और x2 जो हैं ये क्या है, hence both x1 and x2 are the solutions of this system. Now suppose that c1 and c2 are any two arbitrary real constants, तो हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर कर रहे हैं। जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर किया, ये याद रहे ये जीरो वेक्टर होगा, राइट साइड पे जो है ना, जब इस तरह लिखते हैं ना लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये जीरो वेक्टर है और इसकी एंट्रीज ये होती हैं। इसीलिए फिर जो है ना यहाँ से वो हम कंपैरिजन करते हैं तो एक सामने इसके सामने से ये आ जाता है, इक्वेट करते हैं, और ये दूसरे के लिए होता है। ये दो इक्वेशंस यहाँ से फिर डेवलप होती हैं। दिस मीन्स दैट c1 e raised per t plus c2 e raised per minus t is equal to 0, c1 e raised per t plus c2 e raised per minus t is equal to 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट सेम कीजिए और एलिमिनेट कर दीजिए एक को,
तो इसमें जनाब हमें ऑब्वियसली ये रिजल्ट मिलेगा, C1 और C2 की वैल्यू जो है क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, एक और चीज भी नोट कर सकते थे कि आप देखिए, चूंकि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये है ना, इनके बारे में हम क्या लीनियर डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो देखें ये एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है ना, क्या ख्याल है, मल्टीपल है नहीं है? चूंकि देखें ना, इधर ई रेज पर टी है, इधर ई रेज पर टी, इधर ई रेज पर माइनस टी है, इधर भी ई रेज पर, तो मल्टीपल हो ही नहीं सकते, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट है। और वो कैलकुलेशन अगर ना भी करें तो इस फैक्ट को यूज करके भी आप ये डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि दो वेक्टर्स के लिए हम पढ़ चुके कि ये सीधा सीधा तरीका होता है कि आप देखें वो डिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है, अगर मल्टीपल है तो डिपेंडेंट, अगर मल्टीपल नहीं है तो इंडिपेंडेंट, दैट्स ऑल। ठीक होगी जी बात। तो हमने जनाब ये वेरीफाई किया कि ये दो जो सॉल्यूशंस हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं ऑन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि इसी इंटरवल पे डिफाइंड है सॉल्यूशंस। ओके जनाब, फिर हम वही सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जी, और हमारे पास वी हैव ऑलरेडी सीन दैट x1 x2 आर द सॉल्यूशंस, ठीक, ऑफ द होमोजेनियस। वी कैन वेरीफाई दैट द फॉलोइंग वेक्टर x3, ये जनाब तीसरा वेक्टर है x3, इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है जी। हाउएवर, यहां फुल स्टॉप है जनाब। हाउएवर द सेट ऑफ सॉल्यूशंस दैट कंसिस्ट ऑफ x1 x2 and x3 is linearly dependent because x3 is a linear combination of the other two vectors. इसको हम एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स लिख सकते हैं, लिहाजा x3 को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, कि हम किसी एक वेक्टर को दूसरे रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सक रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब जनाब आपके लिए एक और टूल दिया जा रहा है टू चेक द लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द, कहना चाहिए, सॉल्यूशंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अगर जी हमारे पास ये इस तरह का कि n सॉल्यूशंस हो, x1 x2 xn, और इनमें ये एंट्रीज हैं x11 x12 x1n और इसी तरह x21 xn1 और इसी तरह 1 2 और ये इस तरह से। अब द होमोजेनियस सिस्टम x डैश a x, ये याद रहे, मैं फिर बार एम्फेसिस है कि ये होमोजेनियस सिस्टम के लिए सब कुछ रिजल्ट्स होते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए नहीं होते। ओके, टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, to be linearly independent is that the Wronskian of the solutions is non-zero for every t belonging to I। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास, जब हमने होमोजीनियस सिंगल इक्वेशन डिस्कस की थी तो उसको कहा था जी कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं उनका Wronskian जो है वो नॉन जीरो हो तो हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर वो जो है जीरो आ जाए तो फिर हमने ये देखा था कि वो हम कहते हैं जी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के चेक ये वेरीफाई करना होता है कि अगर वो नॉन जीरो तो हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब ये Wronskian कैलकुलेट कैसे होगा, ये असल इशू है, और वो ये है कि आप ये जो गोया के सॉल्यूशंस हैं ये कॉलम्स बना दीजिए। ये देखें, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, तीसरा, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर ली। अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो आप कहेंगे कि क्या है जी, कि ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस है x1 x2 xn, ये वेक्टर्स हैं, रादर ये वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ एक चीज नोट कीजिए कि पहले जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी और वहां Wronskian जब कैलकुलेट करते थे तो वहां डेरिवेटिव्स हुआ करते थे, यहाँ डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट कंपोनेंट्स के डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वो सॉल्यूशन वेक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, ठीक है जी।
ओके जनाब, अब हम बात कर रहे हैं नोट दैट it can be shown that if x1, x2, xn are solution vectors of the system, then either Wronskian is equal to 0 for all t and Wronskian is equal to, Wronskian is non-zero for all t belonging to I, and Wronskian is equal to 0 for all t belonging to I. Thus, if we can show that Wronskian is not equal to 0 for some t belonging to I, then Wronskian is non-zero for all t belonging to I, and hence the solutions are linearly independent. Unlike our previous definition of Wronskian, the determinant does not involve any differentiation. तो ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका कि इस वाले जो Wronskian है इसमें डेरिवेटिव कोई इन्वॉल्व नहीं है। आपने जो सोल्यूशन वेक्टर्स हैं उनको जस्ट कॉलम बनाते जाना है और उस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, और जो है उस डिटर्मिनेंट को जब ओपन करेंगे अगर नॉन जीरो होती है तो लीनियर। ये क्राइटेरिया जो है लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए है। गालिबन मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये नॉन जीरो जब जीरो होगा तो वो डिपेंडेंट होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने ये सिर्फ इंडिपेंडेंस ऑफ दी सॉल्यूशन वेक्टर्स के लिए ये क्राइटेरिया होता है। ठीक है जी। इस सिलसिले में पहली एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास जनाब दो सॉल्यूशंस हैं। As verified earlier that the vectors these are the solutions of the following homogeneous system. Okay. फिर कहते हैं जी clearly x1 x2 are linearly independent as neither of the vectors is a constant multiple of the other. We now compute the Wronskian of the solution vectors x1 and x2। पहले हम जानते हैं जो हमारा सीधा एक टिपिकल तरीका है कि दो वेक्टर्स के लिए कि वो अगर मल्टीपल हैं कि नहीं है, तो उसको जो है हम क्या करते हैं जी कि देखते हैं मल्टीपल हैं कि नहीं, तो कह देते हैं जी कि अगर मल्टीपल हैं तो कहते हैं डिपेंडेंट हैं, अगर मल्टीपल नहीं है तो कहते हैं जी इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अब यही काम हम जरा देखते हैं किसकी मदद से, रॉन्स्कियन की मदद से। तो देखें जी, पहला जो हमारे पास सोल्यूशन है x1 है, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया डिटर्मिनेंट का, ये देखें e⁻²t और दिस इज -e⁻²t। और दूसरा वेक्टर, ये दूसरा जो सोल्यूशन था इसको हमने डिटर्मिनेंट का दूसरा वेक्टर कॉलम बना दिया। अब इन दोनों को आप ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 8e⁻4t विच इज नॉन जीरो फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू दिस, चूंकि इसकी वजह से नॉन जीरो है ना, t की भले कोई भी वैल्यू हो, e⁻4t जो है आपको नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। बाजी ये डेफिनेटली नॉन जीरो है। इसका मतलब है हमने रॉन्स्कियन की मदद से भी ये वेरीफाई कर लिया कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है x1 और x2 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है जनाब, तो ये रॉन्स्कियन के थ्रू चेक करने का तरीका हो गया। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है। तो ये कंसेप्ट हमने सिंगल ओडीई के लिए भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास सपोज दैट x1 x2 xn इज द सेट ऑफ n solution vectors on an interval I of a homogeneous system x dash is equal to a of x, this set is said to be a fundamental set of solutions of the system on the interval I if the solution vectors x1, x2, xn are linearly independent। बिल्कुल वही डेफिनेशन है, वहां सिंगल जो सॉल्यूशंस थे वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, वो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो हम कहते हैं जी वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाते हैं। इसी तरह अगर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए क्या बनाएगा, एक फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ ए फंडामेंटल सेट ऑफ क्या होगी, देयर एग्जिस्ट ए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर ए होमोजेनियस सिस्टम x डैश इज इक्वल टू x ऑन एन इंटरवल I। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो आपको पता है जनरल सॉल्यूशन भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अब वहां सिंगल वो फंक्शन होता था, अब यहाँ एक वेक्टर है, सॉल्यूशन वेक्टर है। तो कहते हैं जी सपोज
that x1, x2, xn is a fundamental set of solution of the homogeneous system x dash ax on an interval I, then any linear combination of solution vectors x1, x2 up to xn of the form this x is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus so on cn xn, लीनियर कॉम्बिनेशन है उनका। तो इसे क्या कहते हैं, सी I is equal to 1 to n being arbitrary constant is said to be a general solution of the system on the interval I। ठीक हो गया जी। बस जो भी फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिए, वो भी सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। Note that for appropriate choices of arbitrary constants C1 and C2, Cn, any solution on the interval of the homogeneous system x dash is equal to a of x can be obtained from the general solution। तो जैसे हम वहां देख सकते हैं कि हम appropriate choices यानी जो हमारे पास arbitrary constant होते हैं उसकी different values के लिए हमें different solutions मिल सकते हैं। ठीक है जी, फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। और वो आपको पता है क्या होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं। ओके जनाब, हमारे पास हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं इस सिस्टम के, हेंस x1 x2 फॉर्म द फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस solution of the system on the interval minus infinity to infinity, hence the general solution of the system is this। कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। कंसीडर द वेक्टर्स x1, x2 and x3, these vectors are given by, ये हमारे पास जी 3 वेक्टर्स हैं। It has been verified earlier that the vectors x1 and x2 are the solutions of the homogeneous system this। ये हम पहले verify कर चुके हैं। It can easily be verified that the vector x3 is also solution of the system। We now compute the Wronskian of the solution vector x1, x2, x3। तो हम अब Wronskian की मदद से ये बात कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो है उस सूरत में क्या होता है जी। हमने जनाब देखें पहला जो वेक्टर है उसको पहला कॉलम बना दिया जो डिटर्मिनेंट का, दूसरा जो सॉल्यूशन है उसको दूसरा वेक्टर, और तीसरे x3 को हमने तीसरा वेक्टर बना दिया। रॉन्स्कियन कैलकुलेट करेंगे, चूंकि देखें इसमें दोनों जीरो है ना, तो हम इस कॉलम की मदद से इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एक्सपेंड फ्रॉम द सेकंड कॉलम, तो उस सूरत में क्या होगा, ये तो कंपोनेंट जीरो, ये जब करेंगे ना तो क्या है जी, इसकी पोजीशन क्या है, 2 2 है ना, तो इसका मतलब इसके साथ प्लस साइन आएगा। और अब होता ये है जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो जिस कॉलम में ये एलिमेंट होता है इसका कोफैक्टर एक्सपेंशन भी कहते हैं। ठीक है, जिस कॉलम में होता है उस कॉलम को छोड़ देते हैं और जिस रो में होती है ये एंट्री उस रो को छोड़ देते हैं। e⁻t तो उसी तरह लिखा। अब मैं इस रो को इग्नोर करूं और इस कॉलम को इग्नोर करूं, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, इनको इग्नोर करें तो बाकी क्या बचता है, दिस इज कॉज ऑफ टी, दिस इज साइन ऑफ टी, दिस इज माइनस कॉज माइनस साइन टी एंड दिस इज माइनस साइन प्लस। तो हमारे पास जनाब जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, ये 1 आ जाएगा एक्चुअली ना, और ये e⁻t बनता है, which is not equal to 0 for all t belonging to R. Thus we conclude that x1, x2 and x3 form a fundamental set of solution on minus infinity to infinity. Hence the general solution of this system is x is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3। इसका मतलब ये भी हुआ कि जनरल सॉल्यूशन जो है वो किनका होता है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन से बनता है, कि ये वो जो सॉल्यूशंस हैं जिससे जनरल सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं दे शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक होगी जी बात। अब जनाब आप पहले भी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम से वाकिफ हैं। अब तक जो हमने बातें की या जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो होमोजीनियस सिस्टम के लिए थी, तो अब नॉन होमोजीनियस की बात करने जा रहे हैं।
तो as stated earlier in this lecture, that is system of differential equations such that d of dx by dt is equal to a of dx plus f of t is non-homogeneous if f of t is non-zero. अगर ये जीरो हो तो फिर क्या होता है, homogeneous. अगर ये non-zero हो तो non-homogeneous. The general solution of such system consists of the complementary function and a particular integral. ये वही पुराना कंसेप्ट है जो हमने सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए किया था. वहां क्या होता था जी कि जनरल सॉल्यूशन हमारा ये होता था yc प्लस yp, तो इसको हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहा, इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते थे. ओके, तो हम कहते हैं जी पर्टिकुलर इंटीग्रल, ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन on an interval I of a non-homogeneous system is any vector xp free of arbitrary parameters. yc में arbitrary parameters होते हैं और yp में क्या होते हैं, arbitrary parameter नहीं होते. तो यहां भी क्या होगा, जो xp उसको हम क्या कह रहे हैं, वेक्टर. ये सॉल्यूशन वेक्टर होगा और इसमें arbitrary constant अपीयर नहीं होंगे बल्कि free of arbitrary parameters whose entries are functions that satisfy each equation of the system. बल्कि इस xp वेक्टर में जो एंट्रीज हैं या कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, वो हमारे पास होती हैं, एंट्रीज जो हैं वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो तमाम इक्वेशंस, उस सिस्टम की तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं. तो हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम हुआ उसका सोल्यूशन, फिर इसका मतलब है क्या होगा, वो सोल्यूशन होगा नॉर्मली हम कैसे उसे लिखेंगे जी, मैं जरा उसको आपके लिए लिख देता हूं. दैट वुड बी xc प्लस xp, इस तरह से. दिस वुड बी योर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन या फंक्शन एंड दिस वुड बी योर पर्टिकुलर इंटीग्रल. बिल्कुल वही थीम है, ताहम जाहिर है यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास. जनाब हमारे पास इस वक्त एक एग्जांपल है, इसमें कहा है कि शो दैट द वेक्टर xp 3t minus 4t minus 5t plus 6. आप देख लीजिए ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हम बताने जा रहे हैं. इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ऑन द इंटरवल दिस x dash 1 5 3 3 x plus 12t minus 11 minus 3. पहली बात तो ये मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा कि जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हम जैसे यानी प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें देखें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, कि है कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं. ये देखें ये भी फिक्स नंबर है, ये भी फिक्स नंबर है, ये भी, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना t. तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो नॉर्मली इस तरह रहते हैं ना, c1 c2 इस तरह के कांस्टेंट्स होते हैं. तो पहली बात तो ये होगी. अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये सोल्यूशन है. सिस्टम क्या है जी हमारा, ये है जिसका हमने इसे सोल्यूशन वेरीफाई करना है. इसमें क्या है जनाब, हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, लिहाजा xp का पहला डेरिवेटिव ले लीजिए और वो डेरिवेटिव क्या होगा 3 माइनस 5. ये देखें ना, विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे ना डेरिवेटिव, तो ये था 3t माइनस 4, तो इसका डेरिवेटिव 3 आ गया और xp इसका डेरिवेटिव माइनस 5 आ गया. फर्दर अब हम क्या कर रहे हैं जनाब कि हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. ये जो राइट साइड है xp डैश, तो ये आ गया ना, राइट साइड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 1 5 3 5 ये हमारा A मैट्रिक्स और ये x की जगह xp की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये वाली टर्म ये आ गई. अब xp की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. ये जब सब्स्टिट्यूट की, इसको राइट साइड को सिंप्लीफाई किया, ठीक है जी, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया. अब हम देखते हैं कि जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो राइट साइड हमारे पास क्या आई, 3 माइनस 5. आप ये वेरीफाई कर सकते हैं. ये चीज देखें, इसको ऐड कर लेना तो देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा. 14 माइनस 11 कितना आ जाएगा 5. 14 माइनस 11 क्या होगा 3 होगा, ठीक है. और -2 और -3 दिस वुड बी -5. तो देख लीजिए ये चीज किसके इक्वल आ गई, ये चीज हमारे पास आ गई जी 3 और -5. और ये क्या था, ये तो x डैश p की वैल्यू है. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज x डैश p, ठीक है. तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस गिवन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का. दस द गिवन
vector xp satisfy the non-homogeneous system of differential equations. Hence, the given vector xp is a particular solution of the non-homogeneous system. ठीक, तो इस तरह हमने वेरीफाई किया कि ये जो गिवन वेक्टर है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है जी, कंप्लीमेंट्री फंक्शन. लेट x1 x2 xn बी द सॉल्यूशन वेक्टर्स ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम x. तो आपको याद होगा कि जब हमने सिंगल इक्वेशन की बात की तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे कि हम पहले होमोजेनियस पार्ट सॉल्व किया करते थे, वहां से हमें पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो मिला करता था, या कंप्लीमेंट्री फंक्शन सॉरी, वहां से क्या मिलता था, कंप्लीमेंट्री फंक्शन. तो यहां भी बिल्कुल वही सिस्टम है, या उसी तरह से चलेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व करेंगे और उस होमोजेनियस का जो भी सॉल्यूशन होगा दैट विल बी योर कंप्लीमेंट्री फंक्शन. तो कहते हैं जी लेट x1 x2 xn be the solution vectors of the homogeneous system x dash is equal to ax on an interval I, then the general solution x is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus so on cn xn of the homogeneous system is called the complementary function of the non-homogeneous system x dash is equal to ax plus f of t on the same interval. बात ठीक है ना जी, कि हम होमोजेनियस पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज एक्चुअली द कंप्लीमेंट्री फंक्शन. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो लेट x p द पर्टिकुलर लेट x p बी अ पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड x c the complementary function on an interval I of the non-homogeneous system x dash is equal to a of t x plus f of t, then the general solution of the non-homogeneous system on the interval I is defined to be this. ये तो बहुत पहले आप जानते हैं इस तरह, ताहम यहाँ ये वेक्टर्स हैं, वहाँ फंक्शन होते हैं सिंपल, यहाँ क्या है, ये वेक्टर्स हैं, इनके अंदर एंट्रीज हैं. ठीक है जी, ओके जी. हमने पिछली एग्जांपल में ये वेरीफाई किया कि xp जो है दैट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम. As we have seen earlier, the general solution of the associated homogeneous system is the complementary function of the given non-homogeneous system is this. कि हम जानते हैं ना ये कि इसका जो homogeneous system है उसका solution ये था, लाजा xc जो है वो ये होगा कि c1 into first solution c2 into second solution. तो इसका मतलब इसका general solution क्या होगा, वो ये होगा, ये complementary function और this is the particular integral. तो ये तरीका होगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने का. तो जनाब हमने आज के लेक्चर में जो है बेसिकली होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है, ये याद रहे. ये कौन सी इक्वेशंस थी, सारी फर्स्ट ऑर्डर, ये कंटिन्यू रही बात पिछले लेक्चर और इसमें. तो फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस सिस्टम्स को सॉल्व करना सीखा, फिर हमने उसमें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी देखी. तो ये आपके लिए जो है चंद प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने प्रैक्टिस करना है कि डिटरमिन वेदर द वेक्टर्स फॉर्म अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन या फंडामेंटल सेट ऑन दिस इंटरवल. तो कैसे वेरीफाई करेंगे जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सीखा कैसे वेरीफाई करना है. ठीक है, कि आप रॉन्स्कियन की मदद से ये काम कर सकते हैं. ओके जनाब, इसके बाद इसी तरह वेरीफाई दैट xp इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम. कि हमारे पास ये गिवन सिस्टम है, इसको हमने वेरीफाई करना है कि ये हमारे पास क्या है जी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका. बेहतर ये होगा कि इसको आप क्या करें, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले. यहां ये याद रहे कि x आपका ये होगा, इस एग्जांपल में ना x और y, जैसे पहले भी थोड़ी देर पहले एक मैंने बात की थी आपके सामने. इसी तरह इसको शो करना है कि दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है जी, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आप इनको कर सकेंगे और इसमें मेरा ख्याल कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको. ये एक और प्रॉब्लम है जी. हाँ जी, ये नंबरिंग में थोड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता.
ये गालिबन ये अच्छा ये वो दोबारा रिपीट होगी। फिफ्थ प्रॉब्लम, दिस इज द सिक्स्थ प्रॉब्लम, इसमें भी XP को वेरीफाई करना है कि वो इस सिस्टम का सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इसी तरह जी x1 x2 ये है हमारे पास, और x1 x2 t और x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू दिस। तो हमने जनाब ये कैसे होंगे जी, ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। हाँ, ये जो है ना बेसिकली हम ये जो दो सॉल्यूशंस हैं, बल्कि तीन सॉल्यूशंस हैं ना, अच्छा नहीं मेरा ख्याल है इनको आप ना सिक्स प्रॉब्लम तक आप जो है 6 प्रॉब्लम तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। ये गालिबन कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो ये टर्म अपीयर हो रही है, बहरहाल इतनी 6 भी कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। बाकी आप बुक से भी देख सकते हैं और उससे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे कि ये आपकी बुक के ना चैप्टर 4 में दी हुई हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ से आप इनको चैप्टर 4 है जो आपके है, पहले जो हमने 2 लेक्चर्स पढ़े बल्कि 3 लेक्चर्स वो चैप्टर 4 में है गलबन, और ये आगे आके फिर आपके चैप्टर नंबर 8 में और जो है चीज़ें अपीयर होती हैं, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर जो हैं इसके हवाले से आप वहाँ से भी एक्सरसाइज देखें, उनको कीजिए, ठीक है जी। इसके बाद आपने ये करना है जी, क्वेश्चन नंबर 7, 8 को रहने दीजिएगा, ये वाला कर लीजिए। प्रूव that the general solution of the homogeneous system on the interval is this। कैसे प्रूव करेंगे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें x डैश कैलकुलेट कीजिए और फिर x जो पूरा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये दोनों साइडें अगर वो इक्वल आ जाती हैं, होमोजीनियस सिस्टम है, तो इसको भी वेरीफाई करना मैंने आपको सिखाया है। होपफुली आप इसको भी कर सकते हैं। तो जनाब आज के लेक्चर की समरी, तो आज के लेक्चर में हमने कौन सी चीजें पढ़ी, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। ये बिल्कुल एनालॉगस है टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन केस ऑफ द सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां क्या होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतनी ही हमारे पास जो है कंडीशंस होती हैं। वहां फर्स्ट ऑर्डर नॉर्मली हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, तो उसमें जो है एक कंडीशन, अगर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी तो उसमें 2 कंडीशंस होती थी। तो इसी तरह से यहां जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की सूरत में क्या शक्ल होती है जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। तो यहां एक बात तो ये कि चूंकि हम कौन से सिस्टम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिस्टम की बात कर रहे हैं, या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे जो है हमारे पास क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है और फिर एक सेट ऑफ कंडीशंस होता है जो हर सिस्टम के लिए साथ साथ चल रही होती है। पहले जो इक्वेशन है उसके लिए अलग इक्वेशन वो जो है होती है कंडीशन, और इसी तरह दूसरी इक्वेशन के लिए, और फिर तीसरी इक्वेशन के लिए, इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। फिर हमने बात की थी, पहले भी याद रखें कि ये जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम होता है ये किसके लिए, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए होता है। तो हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा और उसमें हमने देखा कि वो जो हमारे पास सॉल्यूशन वेक्टर होता है उसके जो एंट्रीज हैं, या बल्कि एफ ऑफ ए ऑफ टी, और सॉरी इसमें क्या है था कि ए ऑफ टी और एफ ऑफ टी जो है उसकी जो एंट्रीज हैं वो क्या हो, कंटिन्यूस हो, ठीक है ना। तो फिर हम कहते हैं किस पे, इंटरवल आई पे, तो फिर हम कहते हैं उस इंटरवल में इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था जी, कि अगर हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है, उसमें एक सेट ऑफ वेक्टर्स है x1 x2 xn जो सॉल्यूशंस हैं
किसका सेट ऑफ वेक्टर है? सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम है। तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उस सेट ऑफ वेक्टर्स का, जो सॉल्यूशंस हैं होमोजेनियस सिस्टम का, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा? वो भी सॉल्यूशन होगा। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। उसके बाद जनाब हमने बात की लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस की, और फिर उसमें डेफिनेशन पहले पढ़ी हमने, और फिर ये भी पढ़ा कि अगर हमारे पास दो ही वेक्टर्स हों तो उनकी लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चेक करने का तरीका ये है कि उनको अगर वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो हम कहते हैं जी कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अगर मल्टीपल नहीं है तो हम कहते हैं जी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि लीनियर रॉन्स्कियन पढ़ा कि रॉन्स्कियन की मदद से भी हम लीनियर इंडिपेंडेंस चेक कर सकते हैं। और यहां रॉन्स्कियन थोड़ा मुख्तलिफ था जो हमने सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन की सूरत में पढ़ा। इसमें क्या किया जी कि अगर हमारे पास जो भी सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जो सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उन सेट ऑफ वेक्टर्स वो कॉलम फॉर्म में होते हैं। तो अब आप उनको तरतीब में रख दीजिए, एक डिटर्मिनेंट बनाइए। अब उस डिटर्मिनेंट को ओपन कीजिए, अगर उसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो आए तो हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ या सेट ऑफ वेक्टर्स था, सॉल्यूशन वेक्टर्स रादर, वो क्या है? वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो रॉन्स्कियन चेक करने, रॉन्स्कियन के थ्रू लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करने का ये तरीका आपको सिखाया। इसके बाद जनाब हमने जो है एक चीज नोट की इसमें कि यहां पे रॉन्स्कियन में डेरिवेटिव्स वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं होती या डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व नहीं है। हम सिंपली जो सॉल्यूशन वेक्टर्स हैं उनको उठाते हैं और उस डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं, और इस तरह हमें जो है रॉन्स्कियन कैलकुलेट करते हैं या डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं और उससे लीनियर इंडिपेंडेंस का पता चल जाता है। तो फिर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की सूरत में जो रॉन्स्कियन का तरीका था वो पढ़ लिया। इसके बाद हमने यहां तक तो हमने क्या किया था? होमोजीनियस सिस्टम डिस्कस किया। फिर हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी डिस्कस किया कि उसकी फॉर्म क्या होती है, ये तो हम जानते थे। और अब उसमें भी जैसे सिंगल इक्वेशन में होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में कि उसके दो हिस्से होते हैं सोल्यूशन के, जनरल सोल्यूशन के। एक हिस्सा क्या होता है जी, इसे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, और दूसरे हिस्से को पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। और हमने इसमें पढ़ा कि उसका जनरल सोल्यूशन हम यूं लिखते हैं xc प्लस xp। ये हमारे पास क्या था? पर्टिकुलर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था और xp वाज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने एक आधा एग्जांपल के जरिए भी ये शो किया कि इसका जनरल सॉल्यूशन, ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन है, तो हमने एक आधा एग्जांपल के जरिए ये शो किया कि हम कैसे वेरीफाई करते हैं किसी सॉल्यूशन को कि वो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ा। तो जनाब इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मेरी आपको यही एडवाइस है कि ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं या मैथमेटिक्स का जितना भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको खूब प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बुक भी कंसल्ट कीजिए, मेरे लेक्चर्स भी कंसल्ट कीजिए, और खूब मेहनत करेंगे तो तब जाके आप इस काबिल होंगे कि आप जो है चीज़ों को जो है सही तरह से हैंडल कर सकें। एक बात याद रहे, मैथमेटिक्स में जो है बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंसंट्रेट करना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें हाथ में आती हैं और बंदा इस काबिल होता है कि मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उनको जो है अच्छे तरीके से समझ सके। क्योंकि ये इतनी ट्रिवियल चीज़ें नहीं होती, ये एक बात, दूसरी बात ये लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। तो आप स्टार्ट से ही मेहनत करें, स्टार्ट से ही जब मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर आने वाले लेक्चर्स में भी आपको आसानी भी होगी, समझ भी आएगी, और आप इंशाल्लाह इस कोर्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अल्लाह आपको इस कोर्स में और अपने दूसरे कोर्सेज में कामयाबियों से नवाजे। इसी दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।